माइक म्यूट कर ले तुरंत। तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, डाइवर्सिटी इन इंडिया पढ़ रहे थे, और डाइवर्सिटी इन इंडिया में हम लोग हाउ टू स्पेन डाइवर्सिटी इसको समझ रहे थे। कल हम लोगों ने इसे सब कवर कर लिया हुआ था, और आज हमें पढ़ना है लद्दाख और केरला के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया है सीधे, नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लॉथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट ना। लोग जो हम डाइवर्सिटी की चर्चा कर रहे हैं, हम डाइवर्सिटी की ही तो बात कर रहे हैं ना। तो जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो हम अलग अलग विभिन्नताओं की बात करते हैं कि लोगों अलग अलग तरीके के लोगों का पहनावा अलग होता है, क्लॉथिंग, ईटिंग हैबिट्स, उनके खाने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो हम इसी में तो डाइवर्सिटी ढूंढते हैं ना, कि हमारे स्टेट के जो लोग होंगे वो एक ही तरह के लोग खाते पीते हैं, एक ही तरह की चीजों को पसंद करते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट में जाएंगे या किसी अलग स्पेशल किसी दूर हम रीजन में जाते हैं तो वहाँ हम कुछ अलग देखते हैं। तो हम लोग अभी तक यही डाइवर्सिटी समझ रहे थे, लेकिन इसके अलावा भी डाइवर्सिटी के कुछ अलग पहलू होते हैं, जैसे बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से काम भी तो करते हैं ना, हमारे एरिया के लोग कुछ डिफरेंट। अच्छा ये बताइए, जैसे आप लोग प्लेन एरिया में रहते हो, तो आप लोग प्लेन एरिया में रहते हो, तो यहाँ के जो फार्मर होते हैं वो तो एग्रीकल्चर करते हैं, किसानी करते हैं, लेकिन क्या जो माउंटेन एरियाज में जो फार्मर रहते हैं, जैसे हिली एरियाज में रहते हैं वहाँ, तो क्या वहाँ के फार्मर भी इसी प्रकार की कृषि खेती कर पाते हैं जैसे आपके यहाँ के फार्मर करते हैं? बताइए। माइक ऑफ होगा तो बता नहीं पा रहे होंगे, है ना। चलिए, मैंने अनम्यूटेड कर दिया, बताइए। यस सर। कर पाते हैं। कर पाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से कर पाते हैं जैसे हम लोग जैसे यहाँ के जैसे यहाँ के फार्मर कर पाते हैं वैसे ही। यस सर। नो सर। नो सर। कर पाते हैं सर। सर नहीं हमारे कर पाते यहाँ सर। नहीं कर पाते। सर नहीं कर पाते। सर वहाँ की मिट्टी थोड़ी अलग है। जब जैसे आप सोचिए कि हमारे यहाँ, हमने कल ही आपको बताया था कि हम लोग प्लेन एरिया में रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है आपका, मध्य प्रदेश का भी बहुत सारा पोर्शन, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पोर्शन इधर का जो यूपी से सटा हुआ लगा हुआ है, प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया है। तो यहाँ बड़े आराम से एग्रीकल्चर परफॉर्म हो सकता है, खेती खेती की जा सकती है, किसानी की जा सकती है। लेकिन माउंटेन एरियाज में हिली एरियाज में है, वहां पर इतना आसानी से कैसे कर पाएंगे? वहां पर कोई ट्रैक्टर कैसे जा सकता है? आसानी से खेती कर सकते हैं, खेती होती है वहां पर, लेकिन इस प्रकार से नहीं होती जिस प्रकार से आपके एरियाज में हो जाती है। ठीक है, यहाँ तो बड़ा इजी एरिया, प्लेन एरिया, खेतों में बड़े आराम से ट्रैक्टर चला जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा जहाँ पर ट्रैक्टर नहीं, वहां पर जो बैल होते हैं पहले पुराने समय में, उनसे, है ना, उनको हल हल लगा के उनसे जो है हम लोग खेती करते थे। लेकिन अब ट्रैक्टर से हो रही है ना, प्लोइंग जो हो रही है ना, तो प्लोइंग प्रोसेस किससे परफॉर्म हो रही है? यूजिंग बाय ट्रैक्टर। ट्रैक्टर का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, बट हिली एरियाज में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो काइंड्स ऑफ वर्क दे आर डू आर डिफरेंट इन सिटीज। अच्छा, हमारे यहाँ जो ऑक्यूपेशन होता है, व्यवसाय होता है, वो भी थोड़ा अलग होता है। जबकि जो माउंटेन एरियाज होते हैं, खासकर जो कोल्डेस्ट एरिया होते हैं, जो कोल्डर एरिया होते हैं, ठंडे प्रदेश होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं उनके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे वो लोग सीप का काम करते हैं, भेड़ों का काम करते हैं ना, तो भेड़ पालन जो करते हैं, सीप करते हैं, तो वहां पर जो उनको क्या मिलता है उससे, है ना, सीप से क्या मिलता है? वूल मिलता है। क्या मिलता है? वूल। तो उसका उसका भी वो प्रोडक्शन करते हैं वहां पर। ठीक है, और उनके द्वारा बनाए गए जो कंबल होते हैं, ब्लैंकेट जो बनते हैं, वो काफी अच्छे माने जाते हैं, है ना। जैसे कश्मीर साइड में अगर वहां से कोई चीजें जो आ रही हैं वो काफी बेहतरीन मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है ना। तो वो लोग उसको भी सप्लाई करके क्या कर देते हैं? अपनी अर्निंग अर्निंग का काम करते हैं, उसको बेच देते हैं मार्केट में, उनको कुछ पैसे मिलते हैं, उस पैसे के बदले में अपने घर के जरूरतमंद सामान खरीद लेते हैं। तो इस तरह से भी तो अपना वो टाइम अपना करते हैं ना, इस तरह से भी तो अपना टाइम जो क्लियर करते हैं। तो देखेंगे यही सारी बातें इसमें दी गई है कि इन 30s इट्स ऑफन इजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लाइफ lives are tied to their physical surrounding.
This is because in the city people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. जाहिर सी बात है, शहरों के लोग मार्केट पर ही तो फूड टोटली डिपेंड होते हैं, शहर के लोग मार्केट पर डिपेंड होते हैं, है ना। तो आइए कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में। हम लोग लुक एट मैप ऑफ इंडिया दिया है और इसमें हम लोग ये देखेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। हमें दोनों में डिफरेंस देखना है कि केरला के जो लोग हैं, जो केरला के लोग हैं, है ना, जो केरला के लोग हैं वो और लद्दाख में रहने वाले लोग वो किस तरह से डिफरेंट है। जबकि आपको मैंने बताया हुआ है कि ये आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया है। तो जो आपका लद्दाख है, लद्दाख वो आपका लद्दाख कहाँ है? लद्दाख आपका यही तो है ना, यही तो है आपका लद्दाख, ये वाला पोर्शन लद्दाख है आपका। अब केरला कहाँ है आपका? ये यहाँ केरला है। देख रहे हैं ये इंडिया में, ये जो इंडिया मैप है, इंडिया के सबसे ऊपर यानी नॉर्थ में सबसे ऊपर लद्दाख एंड यहाँ साउथ में सबसे नीचे क्या है? केरला है ना, राइट। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। लद्दाख वाला जो पोर्शन है, जहां लद्दाख है वो ठंडा प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है, वहां बर्फीला है, बर्फ जमा रहती है, स्नो है ना, कवर्ड ऑफ आइस, उससे कवर्ड है। तो वहां का जो लोगों का रहन सहन होगा वो डिफरेंट होगा। जबकि केरला वाला जो एरिया है, वो ये जो एरिया है यहाँ पर, ये जो एरिया है, इस एरिया में क्या होता है? बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं, है ना। तो जंगल होते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश भी होती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, यहाँ पर, है ना, ये भी देखने के लिए मिलता है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, यही सारी चीजें दी गई हैं। देखिए लद्दाख में क्या दिया है, देखिए लद्दाख इज अ डिजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी जम्मू और कश्मीर के किस पोर्शन में है? जम्मू और कश्मीर के ईस्ट में है। देखिए यही चीज मैंने आपको बताया ना, जम्मू कश्मीर आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर आपका यहाँ है, यहाँ आपका क्या है? जम्मू है, ये आपका जम्मू है, जम्मू एंड कश्मीर यही है। और जम्मू कश्मीर के ईस्ट में पड़ रहा है, जैसे हम डायरेक्शन से बात करते हैं, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट हमारा किधर पड़ रहा है? इधर पड़ रहा है, ईस्ट हमारा इधर पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के ईस्ट में क्या है? लद्दाख। कैसा है? डेजर्ट, डेजर्ट जानते हैं ना, रेगिस्तानी एरिया, डेजर्ट जहाँ पर सूखा है, जहाँ पर केवल बारिश होती नहीं है ना, लेकिन ठंडा है, कवर्ड है, तो सूखा प्रदेश है, यानी एक तरह से डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान है ना। देखिए लद्दाख क्या है? लद्दाख इज अ डेजर्ट है। कैसा डेजर्ट है? कहाँ पे है? माउंटेन में डेजर्ट है, इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के ईस्ट में है। ये तो इसकी लोकेशन होगी। आपसे कोई पूछे लद्दाख, वेयर इज लद्दाख, तो आप बोलेंगे लद्दाख इज इन ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के ईस्ट में लद्दाख है। एक नंबर का क्वेश्चन तो ये भी हो गया आपका, है ना। आपसे कोई पूछ लेंगे लद्दाख कहाँ है, तो आप कोई पूछ ले ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, वेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो आप सीधे सीधे जानते हैं ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल। यहाँ पर बहुत ही कम एग्रीकल्चर होता है, बहुत ही पॉसिबल नहीं होता है। हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर बारिश ही नहीं होती है, यहाँ पर बारिश ही नहीं होती है। एंड इट इज कवर्ड इन स्नो। फिर इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि किससे कवर्ड होता है? स्नो से, बर्फ से ही कवर्ड होता है। सोचिए बर्फ से कवर्ड होगा तो वहाँ पेड़ पौधे कैसे उगेंगे? फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, साल भर में कुछ ही थोड़ा भाग ऐसा होता है जहाँ पर बर्फ पिघलती है, थोड़ा बहुत धूप आती है वहां पर, बाकी सारा पोर्शन इसका बर्फ से कवर रहता है। देयर आर वेरी फ्यू ट्री, बहुत थोड़े थोड़े यहाँ पौधे होते हैं, तो बहुत ना के बराबर, है ना, छोटे छोटे होते हैं, थोड़े थोड़े पौधे होते हैं, दैट कैन ग्रो इन द रीजन, जो इस रीजन में होते हैं।
अब समस्या क्या होती है, फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो। लोगों को जब बर्फ पिघलती है ना, बर्फ को पिघलाते हैं तब ये पानी पीते हैं। सोचो कितनी प्रॉब्लम हो रही है ना। ड्यूरिंग द समर मंथ, समर मंथ में क्या होता है, जब बर्फ पिघलती है तब ये लोग पानी इन लोगों को पीने के लिए मिलता है। बाकी ठंडी सीजन में क्या करते होंगे, अलग से आग जलाकर उसको पिघला के पी लेते हैं, लेकिन गर्मी के सीजन में क्या होता है, अपने आप बर्फ पिघलती है वही पानी पीते हैं। सोचो वहां के रहने वाले लोगों का कैसा जीवन होगा, है ना। इसके बाद देखिए, पीपल हियर कीप सीप एंड गोट्स, पीपल हियर कीप सीप एंड गोट्स, यहाँ के लोगों के पास क्या होता है, सीप होती है और गोट्स होता है, सीप एंड गोट्स। अब सोचो यहाँ के जो फार्मर हैं उनके पास क्या वो खेती कर पाएंगे, जैसे हमारे यहाँ मिट्टी होती है, बढ़िया प्लेन एरिया होता है तो हम लोग खेती कर लेते हैं आराम से, वहां के लोग किसान कर पाएंगे, माउंटेन के ऊपर खेती कर पाएंगे क्या, जहाँ पर डिजर्ट एरिया है, जहाँ बारिश ही नहीं होती है ना, बर्फी बर्फ जमा रहती है, तो वहां कैसे पेड़ पौधे उगेंगे, सही है। तो वहां पर खेती करना कितना मुश्किल काम है। फिर देखिए, द गोड्स इन दिस रीजन, द गोड्स इन दिस रीजन आर स्पेशल, यहाँ की जो गोड्स होती है ना वो हमारे यहाँ तरफ की गोड्स से बिल्कुल अलग तरीके की गोड्स होती है, स्पेशल गोड्स होती है, अंडरलाइन करते आएंगे। बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल, बिकॉज दे, ये पश्मीना वूल को अंडरलाइन करेंगे, पश्मीना वूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पश्मीना वूल कहाँ मिलता है, तो पश्मीना वूल लद्दाख में मिलता है, पश्मीना वूल कहाँ मिलता है, लद्दाख में। एक नॉर्मल वूल होता है जो हमारे यहाँ की जो सीप होती है, भेड़े होती है ना, वहां पर जो नॉर्मल वूल मिल जाता है, लेकिन पश्मीना वूल अच्छी क्वालिटी का जो वूल होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो वूल होता है वो लद्दाख वाले जो सीप होती है ना वहीं से हमें देखने के लिए मिलता है। दिस वूल इज प्राइज्ड, अब देखिए दिस वूल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल, इसका बहुत ही महंगा दाम लगता है और इसके क्या बनते हैं, पश्मीना शॉल्स बनते हैं। सॉल होते हैं ना, ठंडियों में आपको शॉल ओढ़ लेते हैं तो ठंडी नहीं लगती है, लेकिन सोचिए कि अगर पश्मीना वाला अगर आपने शॉल ओढ़ लिया फिर चाहे जितनी ठंडी हवा चले आपको ठंडी नहीं लगने वाली, ठीक है ना। कॉस्ट लॉट ऑफ मनी, बहुत महंगे भी होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, ठीक है ना। तभी तो लोग जब बेचते हैं तभी तो उनको पैसा मिलता है, तभी तो ये लोग कुछ और भी चीजें खरीद पाते हैं, नहीं तो इनके एरिया में कुछ होता ही नहीं है। The people in the Ladakh carefully collect the wool of goats and sell this to the trader from Kashmir. ये लोग यहाँ के जो लोग होते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से क्या कर देते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं वूल को और बेचने के लिए कहाँ जाते हैं, जम्मू कश्मीर की मार्केट में जाते हैं। भाई लद्दाख ईस्ट में है ना, तो जम्मू कश्मीर इनके कहाँ पड़ेगा, वेस्ट में पड़ेगा, तो कश्मीर में बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है, तो ये लोग कश्मीर में जाते हैं और फिर कश्मीर से पूरे देश में, कश्मीर से फिर धीरे धीरे पूरी कंट्री में लोग सप्लाई कर लेते हैं, धीरे धीरे सप्लाई होता है, पूरे भारत में इसकी सप्लाई हो जाती है ना, मंगवाते हैं लोग पश्मीना वूल वाले शॉल स्वेटर बहुत महंगे मिलते हैं, है ना। तो पश्मीना शॉल्स, अब देखिए इसमें दिया पश्मीना शॉल्स आर चीपली वुवन इन द कश्मीर, जबकि जो पश्मीना शॉल्स होते हैं ना वो तो बहुत ही आप कह सकते हैं कश्मीर में मुख्य रूप से वुवन का मतलब होता है कि बुना जाता है। अब देखो कलेक्ट कहाँ से हो रहा है, शॉल कलेक्ट कहाँ, पश्मीना सॉरी शॉल कह रहा हूँ, पश्मीना वूल कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, लद्दाख से, लेकिन उस वूल को बुना कहाँ जा रहा है, वुवन कहाँ किया जा रहा है, कश्मीर में। तो इसका मतलब दोनों ही एरिया अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वूल एक रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल हो गया, यानी वहां से हम ला रहे हैं, वूल को लाया जा रहा है, वहां तो बहुत सारी सीप है, वहां से वूल को जो किसान जो वहां के फार्मर हैं खेती तो नहीं कर पा रहे, तो यही उनका काम है, वूल कलेक्ट कर करके कश्मीर की मार्केट में बेच दिए। अब कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं, जम्मू कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं, वो इसको क्या करेंगे, बुनेंगे, वो इसको क्या करेंगे, शॉल बनाएंगे, कभी कुछ बनाएंगे और फिर इसको मार्केट में बेचेंगे, तो वो डबल पैसा कमाते हैं। कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं वो डबल पैसा कमाते हैं, लद्दाख वालों से भी ज्यादा पैसा कमा लेते हैं पैसा, ठीक है ना, क्योंकि वो उन्हीं वूल से जब कोई शॉल बना कर बेचते हैं तो बहुत महंगा बेचते हैं, जबकि खरीदते कैसा है, सस्ते दाम में खरीदते हैं। द पीपल ईट मीट, अच्छा लद्दाख के लोग खाते क्या है, मीट ही खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेती तो होती नहीं ज्यादा। तो देखिए कहीं कहीं पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है लोगों के पास कि अब जब वहां पर गेहूं चावल दाल नहीं हो रहा है, जैसे जानवर ही मिलते हैं तो उन्हीं का तो मीट खाएंगे ना। हम लोग सोचते हैं कि अरे बताओ मीट खाते हैं, लेकिन वो ऐसा जियोग्राफिकल एरिया है, ऐसा जियोग्राफिकल एरिया है कि वहां पर तो होता ही नहीं, उनको तो बेचारे कैसे खाएंगे, दाल कैसे खाएंगे, है ना, रोटियां कैसे खाएंगे बड़े आराम से, वहां तो मीट ही बड़े आराम से मिलता है, और गोट होती है तो दूध भी मिल जाता है, मीट खाते हैं और जो गोट होती है ना उसका मिल्क पीते हैं, ठीक है ना, यही उसको खाते हैं, लाइक चीज बटर ये सब बना लेते हैं।
ईच फैमिली ओन सम गोट, और देखिए वहां पर जो रहने वाली प्रत्येक फैमिली के पास अपनी खुद की गोट होती है। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोगों के पास, कुछ लोग काऊ को पालते हैं, गाय को पालते हैं, लेकिन क्या सभी लोग गाय को पालते हैं, अपने घरों में रखते हैं? नहीं रखते हैं, है ना। कुछ लोग तो बस ऐसे ही, कुछ ही लोग गाय को रखते हैं, कुछ लोग तो बस गाय का दूध मिल जाए बस खा लेते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, गाय को रख लें, पाल लें। सभी वैसे हमें क्या करना चाहिए? सभी को अपने घर में एक काऊ को क्या करना चाहिए? पालना चाहिए, है ना। एक गाय को अपने यहाँ रखना चाहिए, पालना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, और जो उससे मिल्क मिलता है उसको पीना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पैसे देकर बस दूध वाले से खरीद लेते हैं और बस अपना काम चलाते रहते हैं, है ना। तो दूध वाला जो दूध देता है तो वो तो आप जानते हैं कि कितना अच्छा देता है ना। इसलिए हम सभी को भी क्या करना चाहिए? एक एक काऊ अपने घर में रखना चाहिए, है ना, रखना चाहिए ना। और देखिए द पीपल, तो इससे क्या होगा? जितनी भी काऊ बाहर टहल रही हैं, सभी लोग अपने अपने घर में रख लेंगे, तो बाहर रोड में टहलेंगे ही नहीं, है ना। भले ही थोड़ा बहुत मिल्क मिलेगा, तो मेहनत तो होती है, लेकिन अच्छा दूध भी तो मिलता है। तो ईच फैमिली ओन सम गोट्स, वहां की प्रत्येक फैमिली गोट को रखती है, काऊ को रखती है। डोजेस, देखो ये एक स्पेशल है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। ये कैसे हैं? डोजेस को उसको बोलते हैं याक काऊ। उसको कौन सी काऊ बोलते हैं? याक काऊ, है ना। बीइंग अ डेजर्ट, वहां चूंकि बहुत डेजर्ट होता है, डेजर्ट का मतलब सूखा ही सूखा है। देख रहे हैं आप? ये वाला पोर्शन देखिए, आप देखिए इस एरिया को, है ना। दिखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, दिखने में आपको दूर से दिख रहा होगा तो बहुत पिक्चर अच्छी लग रही होगी, अरे वाओ इतने अच्छे अच्छे, है ना, माउंटेन कैसे लग रहे हैं। आप लोगों को तो वाओ लग रहा होगा, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं इन्हीं एरिया में, डेली इसी एरिया में रहते हैं, सुबह शाम उठते हैं, उनको देखते हैं तो उनका वाओ निकल जाता है, ठीक है ना। वो तो बस देख देख के थक जाते हैं कि अरे अब यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा। देखो, देख रहे हैं आप, छोटी छोटी घास उगी है, अब यहाँ पर पथरीला इलाका है ना। उधर देखो ये व्हाइट व्हाइट कलर के जो दिख रहे हैं ना, यही यही बर्फ है। जो व्हाइट व्हाइट थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, यही बर्फ से जमा हुआ है। तो being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of raiders। इसका मतलब ये नहीं कि लद्दाख की जो लद्दाख जो दिखता है वो हमें अट्रैक्ट नहीं करता है, अट्रैक्ट करता है ना। It was considered a good trade route as it had many passes through which a caravan traveled to what is today's called Tibet। अब देखिए लद्दाख हमारा एक ऐसी जगह में है, लद्दाख हमारा ऐसी जगह में जहाँ से तिब्बत की ओर, तिब्बत कहाँ है? तिब्बत भी एक कंट्री है, तिब्बत भी एक कंट्री है, लेकिन उसको चाइना ने अपने कब्जे में किया हुआ है। तिब्बत को चाइना ने अपने कब्जे में किया हुआ है, वो अपना ही एरिया मानता है उसको। तो तिब्बत जाने के लिए रास्ता कहाँ से है? लद्दाख से ही है। लद्दाख से ही लोग वहाँ से ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, रूट में पड़ता है। और बहुत सारे ट्रैवलर्स यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे ट्रैवलर्स यहाँ पर आते हैं। बीच कारवां कैरी टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स, है ना। ये जो कारवां होते हैं ना, यहाँ से बहुत सारे टेक्सटाइल, है ना, कपड़ों के मसाले और सिल्क का सामान, कारपेट, ये सारा सामान यहाँ से ले जाते हैं। देख रहे हैं आप? द ड्राई बैरन लैंडस्केप ऑफ द माउंटेन डिजर्ट ऑफ लद्दाख। ये ड्राई बैरन बैरन लैंडस्केप है ऑफ द माउंटेन्स डिजर्ट ऑफ लद्दाख। अब देखिए यहाँ पर और भी कुछ चीजें लद्दाख के बारे में जानने के लिए मिलेंगी आपको। जैसे बुद्धिज्म, बुद्धिज्म रीच तिब्बत। जो बुद्धिज्म, बुद्ध मतलब जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। जैसे हम लोग हिंदू धर्म को कोई मान रहा है, कोई मुस्लिम धर्म को मान रहा है, तो कुछ लोग बौद्ध धर्म को भी तो मानते हैं, तो उनको बुद्धिज्म कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत, जो बुद्धिज्म होते हैं वो तिब्बत जाते हैं वाया लद्दाख, यानी लद्दाख होकर ही जाते हैं। जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, बुद्धिज्म होते हैं, उनको अगर तिब्बत जाना है, यानी जहाँ चाइना वाले पोर्शन में तिब्बत पड़ता है, ठीक है ना, तिब्बत को कब्जे में किया हुआ है चाइना, तो तिब्बत उनको जाना है तो कहाँ से होकर जाएंगे? लद्दाख वाले रास्ते से ही होकर जाते हैं। लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, और इसीलिए लद्दाख को क्या बोला जाता है? लिटिल तिब्बत। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड, बस ब्लैंक ब्लैंक में दे देगा, तो आपको क्या फिल करना पड़ेगा? लिटिल तिब्बत। क्यों लिटिल तिब्बत कहा जा रहा है? क्योंकि ज्यादातर तिब्बत का जो रास्ता है वो लद्दाख से ही होकर जाता है, तो इन लोगों का आना जाना लद्दाख में बहुत ज्यादा लगा रहता है, ठीक है। इस वजह से इसको लिटिल तिब्बत कह दिया जाता है। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 इयर्स एगो। याद रखिएगा 400 साल पहले यहाँ पर इस्लाम धर्म, मुस्लिम जो धर्म होता है ना, मुस्लिम मुस्लिम कोई धर्म नहीं होता, मुस्लिम एक रिलीजन होता है, और इसका जो धर्म होता है वो इस्लाम होता है, ठीक है ना, इस्लाम। तो इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 इयर्स एगो। बहुत 400 साल पहले यहाँ इस्लाम धर्म का हमें ऑरिजिनेट मिलता है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, और यहाँ पर याद रखिए लद्दाख में अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग ही रहते हैं। लद्दाख हैज अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। लद्दाख में बहुत ही अच्छे अच्छे गाने और कविताएं भी गाई जाती हैं पुरानी।
लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक ऑफ द केसर सागा। और याद रखिए लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक, यानी तिब्बत में जो नेशनल एपिक है ना, नेशनल राष्ट्रीय जो एपिक महाकाव्य जिसे बोलते हैं हम लोग, एपिक जैसे हमारे यहाँ एपिक रामायण है, महाभारत है, इसको हम लोग एपिक बोलते हैं, वैसे ही वहां का जो नेशनल एपिक है उसको हम लोग बोलते हैं द केसर सागा। याद रखिएगा केसर सागा, अंडरलाइन कर लीजिए, केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिज्म। तो ये केसर सागा किसके द्वारा गाया जाता है? जो हाँ मुस्लिम होते हैं, बुद्धिज्म। ये क्वेश्चन ये बनता है कि किस रिलीजन के लोग, किस कम्युनिटी के लोग लद्दाख में ज्यादा रहते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर बुद्धिज्म एंड मुस्लिम्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिज्म। हिंदू यहाँ पर ना के बराबर बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम और बुद्धिस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ का जो नेशनल एपिक है वो कौन क्या है? केसर सागा है। ठीक है, केसर सागा। आई होप ये सब बातें आपको लद्दाख के रेफरेंस में सब याद हो गई होगी। अब नेक्स्ट है हमारा केरला। अब देखिए केरला के बारे में देख लीजिए। केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरला भारत में कहां पर है? इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में केरला, यानी अगर लद्दाख सबसे ऊपर है, ईस्ट में पड़ रहा है जम्मू कश्मीर के, तो केरला सबसे नीचे है। मैंने पिक्चर में आपको मैप में देख बताया कि केरला सबसे लास्ट में है और किधर है? वेस्ट में है, वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। देख रहे हैं आप, वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया देख रहे हैं, ये वेस्ट वेस्ट होता है, वेस्ट होता है, ये इंडिया से वेस्ट इधर पड़ रहा है, ये बात यहाँ है। और इधर क्या है? तमिलनाडु, तमिलनाडु क्या है? केरला है। वही बात दी गई है कि केरला इज स्टेट, केरला एक स्टेट है, एक राज्य है ना, एंड इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इट इज सराउंडेड बाय द सी, चारों तरफ समुद्रों से घिरा हुआ है ना। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड ऑफ द हिल ऑफ द अदर, जबकि एक साइड किससे घिरा हुआ है? पहाड़ों से घिरा हुआ है। ज्यादा पोर्शन समुद्रों से और एक पोर्शन किससे घिरा हुआ है? हिल से। A number of spices like pepper, clove, cardamom are grown here. ये अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे मसाले, केरला फेमस है मसालों के लिए, याद रखिएगा केरला फेमस है मसालों के लिए। कैसे कैसे मसाले हो रहे हैं यहाँ पर, उनके नाम भी याद कर लीजिए। पेपर सबसे ज्यादा होता है, क्लोव होता है, कार्डमम जानते हैं ना, इलायची, कार्डमम, क्लोव्स है ना, काली मिर्च, इलायची, दाल, ये दालचीनी जो होते हैं, सारा कुछ यहाँ सबसे ज्यादा होता है। इट इज अ स्पाइसेस, इट इज अ सीज। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। दैट मेड दिस रीजन, इस रीजन में एन अट्रैक्टिव प्लेस ऑफ ट्रेडर्स, एन अट्रैक्टिव प्लेस ऑफ ट्रेडर्स, जो हमारे यहाँ के व्यापारियों को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट। अच्छा, केरला में इतना सारा स्पाइसेस स्पीसीज क्यों देखने की मिलती है, वैरायटी? क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया ना बारिश बहुत होती है। यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। जहाँ बारिश होती है धूप भी बहुत निकलती है, बारिश भी होती है धूप भी निकलती है। जब बारिश हो रही है धूप निकल रही है, धूप हो रही है बारिश निकल रही है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे पेड़ पौधे उग जाते हैं घने घने। जैसे हमारे यहाँ आज मौसम है ना, हमारे यहाँ अभी मौसम क्या हो रहा है? दिन भर बारिश हो रही है, धूप भी निकलती है, तो इससे कहीं ज्यादा वहां पर केरला में देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं। जीविस एंड अरब ट्रेडर्स, जीविस का मतलब होता है ये भी एक जाति है, यहूदी धर्म के लोग होते हैं। अरब ट्रेडर्स मतलब अरब व्यापारी। अरब देश होता है ना, सऊदी अरब का नाम सुना होगा आपने, सऊदी अरब का नाम सुना होगा। तो उस तरफ के जो एरिया वाले लोग होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनको हम लोग अरब ट्रेडर्स बोलते हैं। अरब ट्रेडर्स है ना, अरब ट्रेडर्स। तो यहूदी और अरब ट्रेडर्स वर फर्स्ट टू कम हियर, सबसे पहले वही लोग केरला ही आए थे। ये सबसे पहले भारत देश में कहाँ आए थे? यहूदी और अरब वाले सबसे पहले भारत के किस एरिया में आए थे? तो आप लोग बताएंगे भारत के केरला में ही ये सबसे पहले लोग आए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अरब ट्रेडर सबसे पहले कहाँ आए थे? इधर। अब देखिए, अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली। देखिए, जो हम क्राइस्ट को मानते हैं ना, तो थॉमस है ना, संत थॉमस जो मानते हैं ना, उनको ये सपोज किया जाता है, माना जाता है, उनका विश्वास माना जाता है कि कम हियर नियरली, कब आए थे ये? 2000 ईयर्स एगो। ये कब यहाँ पर आए? 2000 साल पहले यहाँ पर उनका आगमन यहाँ पर हो जाता है। एंड ही इज क्रेडिटेड विद द ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, और उन्हीं को क्रेडिट जाता है कि भारत में जो क्रिश्चियनिटी है, भारत में जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो यहीं से उनकी शुरुआत होती है। यानी जब संत थॉमस यहाँ पर आते हैं केरला में, तो यहीं से क्रिश्चियनिटी, केरला में आप देखेंगे ना, केरला में हर धर्म के लोग आपको मिल जाएंगे। जूस मिल जाएंगे, क्रिश्चियंस मिल जाएंगे, है ना, मुस्लिम्स तो मिलते ही है, हिंदू तो मिलते ही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे धर्म के जो मानने वाले लोग हैं केरला में आपको मिल जाएंगे। अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग भी वहां मिल जाएंगे। ठीक है ना।
मैनी अरब ट्रेडर्स, बहुत सारे जो अरब ट्रेडर, देखिए मैं फिर से अरब बोल रहा हूँ, अरब का मतलब वही है आपका, जब अरब भारत से आप जब इधर जाएंगे ना, जैसे भारत है, जैसे ये भारत है ना, तो ये भारत इधर से पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के इधर ईरान है, ये आपका ईरान, ठीक है ना, ईरान के बाद फिर इधर जैसे ही आप आएंगे तो आपका इराक होगा, और इराक के बाद ये वाला आपका साउथ, ये आपका इसी को बोलते हैं अरब, यही है अरब, ठीक है ना। यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा क्या है, इंडियन ओशन है, इधर इंडियन ओशन है, ये आपका अरब ट्रेडर्स है, ठीक है। यहाँ पर आपका यमन है, ओमान है, यमन ओमान, ठीक है, ये ओमान है, सऊदी अरबिया, ये पूरा जो देश है ये वहीं पर है। तो मैनी अरब ट्रेडर्स, बहुत ज्यादा जो अरब व्यापारी हैं, आल्सो केम, यहाँ पर आए एंड सेटल डाउन हियर, और यहीं पर बस गए। उनमें से एक नाम याद रखिए, इब्न बतूता का, ये इब्न बतूता नाम याद रखिए, जब मैं आपको क्लास 7 में पढ़ाऊंगा तो ये इब्न बतूता फिर से आपको याद होगा। ये मोरक्को से आया था, ये कहाँ से आया था, मोरक्को, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में सबसे ऊपर एक देश है मोरक्को, ये वहां से आया था। हु ट्रेवल्ड हियर लिटिल, जो यहाँ पर थोड़े समय के लिए आया था। देन 700 years ago, 700 साल पहले, इब्न बतूता का नाम याद रखिएगा, ये मोरक्को से आता है, इसका नाम, देश का नाम मोरक्को है, जबकि कॉन्टिनेंट कौन सा है, कॉन्टिनेंट आपका साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में बोल रहा हूँ, अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो मोरक्को कंट्री है, मोरक्को कंट्री से इब्न बतूता आता है यहाँ पे, ठीक है। wrote a travelogue in which describes the lives of Muslim, वो यहाँ पर आता है और यहाँ के मुस्लिमों के बारे में भी वर्णन करता है ना। He says that they were a highly respected community, कहता है कि मुस्लिम जो यहाँ पर है सबसे रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है, सबसे सम्मान देने जाने वाली कम्युनिटी है। उस समय की बात कर रहा है, उस समय जिस समय इब्न बतूता आया था उस समय भारत में किसका शासन था, मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक एक दिल्ली सल्तनत का शासक है, दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक है ना, मुस्लिम शासक था। इसी वजह से उसी समय इब्न बतूता भारत में आया था और यहाँ पर उसमें मुस्लिम का बोलबाला सबसे अधिक था, क्योंकि वही राजा था, इसी वजह से वो ऐसा कहता है, ठीक है। हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है, देखिए हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी किसको कह रहा है, मुस्लिम को ही कह रहा है। द पोर्तुगीज, जो पोर्तुगीज व्यापारी हैं, ये तो विदेशी हैं, यूरोप के हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट के पोर्तुगीज, आज आपका देश भी है पुर्तगाल। इसने डिस्कवर्ड द सी रूट, इसी ने सी रूट डिस्कवर किया था टू इंडिया फ्रॉम यूरोप, यानी यूरोप से भारत में आने का जो रास्ता खोजा था, किसने खोजा था, पोर्तुगीज ने। और उसका नाम क्या है, व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर, जब वास्को डी गामा यहाँ पर आता है, जब यहाँ पर कौन आता है, वास्को डी गामा आता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। केरला के बारे में अभी आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा और कल फिर से हम लोग केरला के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत कुछ है केरला में जानने के लिए, है ना, लद्दाख से ज्यादा है यहाँ से जानने के लिए केरला के बारे में। तो कल यहीं से स्टार्ट करते हैं फिर हम, ठीक है। बताएं मुझे, किसी को प्रॉब्लम? नो सर। कुछ क्वेश्चन बताया किसी को, कोई बात समझ में आई हो? नो सर। सब कुछ समझ में आ रहा है ना? यस क्लास अभी जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ेंगे और जो क्लास 7 की हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो फिर आपको बहुत कुछ मालूम हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया कि वास्को डी गामा का नाम लिया, तो भारत की खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने ही किया था, है ना, आपको पता होगा वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा कौन थे, वास्को डी गामा यूरोप के थे, यूरोप में किस कंट्री के थे, पोर्तुगीज के थे। तो ये सबसे पहले भारत में किस रास्ते से आते हैं, केरला से ही होके आते हैं। किस रास्ते से आते हैं, केरला से, केरला से ही, केरला के कालीकट में आए थे और यहीं से भारत में प्रवेश करते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। बाय सर, थैंक यू सर।